हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अगले कुछ ही महीनों में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित कराई जाने वाली ऑल इंडिया बार परीक्षा यानी कि AIBE-17 होने वाली है, जिसके लिए मैंने सीरीज शुरू की थी। AIBE-17 की तैयारी के लिए ये अगला पार्ट है। अभी तक इसके 11 पार्ट में बना चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ऑल इंडिया बार परीक्षा पास किए बिना, क्लियर किए बिना कोई भी जूनियर एडवोकेट जिसने अपनी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लिया हो वो परमानेंट एडवोकेट नहीं बन सकता है, यानी कि स्थायी अधिवक्ता नहीं बन सकता है। अगर आप खुद का वकालतनामा लगाना चाहते हैं, खुद का पावर लगाना चाहते हैं, तो आपको ऑल इंडिया बार परीक्षा पास करनी होगी। इसके बाद ही आपको COP यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा। इस पर भी वीडियो मैं बना चुका हूँ और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, पार्ट 11 में मैंने 15 सितंबर 2019 को जो परीक्षा आयोजित कराई गई थी AIBE-14, उसके कुछ प्रश्नों का अध्ययन कराया था। आज मैं उसके कुछ और प्रश्नों का अध्ययन कराऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये किसके द्वारा विनिश्चित किया जाता है। यानी कि विधेयक मनी बिल यानी कि धन विधेयक है या नहीं है, ये किसके द्वारा तय किया जाता है, ये कौन तय करता है। प्रश्न में ये पूछा जा रहा है। विकल्प का है लोकसभा अध्यक्ष, विकल्प खा प्रधानमंत्री, विकल्प गा राष्ट्रपति या विकल्प घा वित्त मंत्री। इसका सही विकल्प है विकल्प का लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि लोकसभा स्पीकर। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, धन विधेयक और वित्त विधेयक। अगला प्रश्न है, संविधान की 10वीं सूची के अधीन निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। विकल्प का है राष्ट्रपति, विकल्प खा भारत के मुख्य न्यायाधीश, विकल्प गा प्रधानमंत्री, विकल्प घा सदनों के पीठासीन अधिकारी। इसका सही विकल्प है विकल्प घा सदनों के पीठासीन अधिकारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह अवधारित किया कि एक इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन वह है जिसमें भारत के बाहर आर्बिट्रेशन की अपनी न्यायिक सीट है। विकल्प का है भाटिया इंटरनेशनल बनाम बुक ट्रेडिंग, विकल्प खा है भारत एल्यूमिनियम कंपनी बनाम कैसर एल्यूमिनियम टेक्निकल सर्विसेज, विकल्प गा है विमल किशोर शाह बनाम जयेश दिनेश शाह और विकल्प घा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है विकल्प का भाटिया इंटरनेशनल बनाम बुक ट्रेडिंग। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान राजगामी होने के बारे में अधिकथित करता है। विकल्प का धारा 25, विकल्प खा धारा 26, विकल्प गा धारा 27 या विकल्प घा धारा 29। विकल्प घा इसका सही विकल्प है, यानी कि धारा 29। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की जो धारा 29 है वो राजगामी होने के बारे में प्रावधान करती है, यानी कि वारिसों का अभाव, इसके बारे में प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक विदेशी निर्णय है। विकल्प का आर्बिट्रेशन का एक पुरस्कार जहां कम से कम एक पार्टी गैर भारतीय है। विकल्प खा फॉरेन सीटेड आर्बिट्रेशन में पारित अधिनिर्णय, विकल्प गा आर्बिट्रेशन में पारित अधिनिर्णय जहां दोनों पक्षकार गैर भारतीय हैं, या विकल्प घा उपरोक्त में से कोई नहीं। विकल्प खा इसका सही विकल्प है, यानी कि फॉरेन सीटेड आर्बिट्रेशन में पारित अधिनिर्णय ये एक विदेशी निर्णय है। अगला प्रश्न है, यदि कोई पुरुष किसी ऐसी लड़की से शादी करता है जो उसके साथ निषिद्ध रिश्ते में है और उनके रिवाज इस तरह के विवाह की अनुमति नहीं देते हैं, तो उस पुरुष को कैसे दंडित किया जाएगा। निषिद्ध रिश्ता यानी कि प्रोहिबिटेड रिलेशन, यानी कि कोई पुरुष किसी ऐसी स्त्री से शादी कर लेता है जिसके साथ उसकी शादी नहीं हो सकती है, नहीं करनी चाहिए। विकल्प का हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 17, विकल्प खा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 18A, विकल्प का हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 18B या विकल्प घा ऐसे विवाहों के लिए कोई सजा नहीं है। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 18 विवाह के लिए कुछ अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसी की उपधारा है बी, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प गा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 18B। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा यह निश्चित करती है कि एक शून्य विवाह से उत्पन्न हुआ शिशु वैध होगा। विकल्प का धारा 11, विकल्प का धारा 13A, विकल्प गा धारा 12 या विकल्प घा धारा 16। इसका सही विकल्प है विकल्प घा
धारा 16। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 शून्य और शून्य करणी विवाहों के आपत्तियों की धर्मजता के बारे में प्रावधान करती है। धर्मजता यानी कि वैधता, आपत्तियों यानी कि बच्चों की, जो शून्य और शून्य करणी विवाहों से बच्चे उत्पन्न होते हैं उनकी वैधता के बारे में प्रावधान करती है धारा 16। दोस्तों, धारा 11 शून्य विवाह के बारे में यानी कि वाइड मैरिज के बारे में प्रावधान करती है, और इसके लिए मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि CRPC की कौन सी धारा पुलिस अधिकारी को अभियुक्त को उसके जमानत के अधिकार के बारे में बताने के लिए बाध्य है? विकल्प का धारा 49, विकल्प खा धारा 50, विकल्प घा धारा 51 या विकल्प घा धारा 52। इसका सही विकल्प है विकल्प खा धारा 50 यानी कि सेक्शन 50। दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 50 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के बारे में सूचना दिए जाने के बारे में प्रावधान करती है। किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे उसके गिरफ्तारी के कारण बताया जाए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है, और उसके जमानत के क्या अधिकार हैं यह भी बताया जाए। इसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगला प्रश्न है, किस परिस्थिति में न्यायालय फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के लिए आदेश जारी कर सकता है? दोस्तों, संपत्ति की कुर्की यानी कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। विकल्प का है वो व्यक्ति जिसको उद्घोषणा जारी की जाती है वो उसकी संपत्ति को वहनित करने वाला होता है। विकल्प खा है वह व्यक्ति जिसके बारे में उद्घोषणा जारी की जाती है वो उसकी संपत्ति के किसी हिस्से को वहनित करने वाला होता है। विकल्प गा वह व्यक्ति जिसको उद्घोषणा जारी की जाती है वह न्यायालय के स्थानीय अधिकार क्षेत्र से अपनी संपत्ति का पूरा या कोई हिस्सा निकालने वाला होता है, यानी कि बेचने वाला होता है, सेल करने वाला होता है। या विकल्प घा उपरोक्त सभी। विकल्प घा इसका सही विकल्प है, यानी कि उपरोक्त सभी परिस्थितियों में न्यायालय फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के लिए आदेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अधीन किसी व्यक्ति का चरित्र निम्नलिखित मामलों में असंगत है यानी कि इररिलेवेंट है। विकल्प का आपराधिक मामले में किसी अभियुक्त का पिछला अच्छा चरित्र। विकल्प का आपराधिक मामले में अच्छे चरित्र के मुकाबले में पिछला खराब चरित्र। विकल्प का सिविल मामले में लगाया गया लांछन आचरण को सिद्ध करने के लिए चरित्र। या विकल्प घा चरित्र ने सिविल मामले में क्षति की मात्रा को प्रभावित किया है। तो विकल्प घा इसका सही विकल्प है, यानी कि सिविल मामले में लगाया गया लांछन आचरण को सिद्ध करने के लिए चरित्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक साक्ष्य है यानी कि प्राइमरी एविडेंस? विकल्प का न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया गया दस्तावेज। विकल्प खा मूल से बनाई गई प्रतियां। विकल्प घा दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां। या विकल्प घा दस्तावेज की फोटो स्टेट प्रतियां। इसका सही विकल्प है विकल्प का न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेज। दोस्तों, प्राथमिक साक्ष्य यानी कि प्राइमरी एविडेंस के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बताया गया है। न्यायालय के निरीक्षण के लिए जिन दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाता है, जिन डॉक्यूमेंट्स को पेश किया जाता है, उन्हें ही प्राथमिक साक्ष्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कब प्रभावी हुआ यानी कि कब लागू हुआ? विकल्प का 24 अगस्त 1986। विकल्प खा 15 अप्रैल 1986। विकल्प घा 16 अप्रैल 1986। या विकल्प घा 18 अप्रैल 1986। इसका सही विकल्प है विकल्प खा 15 अप्रैल 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा उपभोक्ता शब्द को परिभाषित करती है? विकल्प का धारा 2(1)(a), विकल्प खा धारा 2(1)(b), विकल्प गा धारा 2(1)(c) या विकल्प घा धारा 2(1)(d). इसका सही विकल्प विकल्प घा है। धारा 2(1)(d) में उपभोक्ता शब्द को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, लॉ ऑफ टैक्सेशन का सिद्धांत की कानूनी प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र किया जाएगा किसके अंतर्गत समाविष्ट है? विकल्प का संविधान का अनुच्छेद 265। विकल्प खा संविधान का अनुच्छेद 300। विकल्प घा संविधान का अनुच्छेद 301। या विकल्प घा संविधान का अनुच्छेद 325। इसका सही विकल्प है विकल्प का संविधान का अनुच्छेद 265। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किए जाने के बारे में बंद करता है। अगला प्रश्न है, आयकर अधिनियम की किस धारा के अधीन अन्य व्यक्तियों की आय कर निर्धारित की कुल आय में शामिल है? विकल्प का धारा 55 से 60। विकल्प खा धारा 61 से 65। विकल्प गा
धारा 66 से 70 या विकल्प घ धारा 60 से 65। इसका सही विकल्प है विकल्प घ धारा 60 से 65। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के मामले में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? विकल्प क है अनुच्छेद 249, विकल्प ख अनुच्छेद 250, विकल्प ग अनुच्छेद 251 या विकल्प घ अनुच्छेद 252। इसका सही विकल्प है विकल्प का अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने यह अधिकथित किया है कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है? विकल्प का राज्य बनाम संजय कुमार भाटिया, विकल्प ख श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, विकल्प ग आर बनाम हॉलीडे या विकल्प घ पी रथेनम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसका सही विकल्प है विकल्प ख श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। इस मामले में न्यायालय ने यह कहा था कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम इसके शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में जानेंगे। आपका कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। इस वीडियो को अभी का भी कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। इस वीडियो मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।